यहाँ पर हम देखें राजस्थान के प्रमुख किसान आंदोलन। राजस्थान के प्रमुख किसान आंदोलनों में जैसे राजस्थान में ब्रिटिश सरकार के आधिपत्य की स्थापना के पश्चात यहाँ आर्थिक और सामाजिक परिस्थितियों में परिवर्तन आया है। शासक अंग्रेजी संरक्षण के कारण स्वयं को सुरक्षित मानने लगे और अपनी किसान जनता के प्रति निरंकुश होने लगे। साथ ही अंग्रेजों की नीतियों के कारण कुटीर उद्योग धंधे बर्बाद होने लगे। भूमि पर आश्रित जनसंख्या का प्रतिशत बढ़ने लगा। इस प्रकार अब किसानों में असंतोष बढ़ता गया, जिसका परिणाम विभिन्न किसान आंदोलनों के रूप में सामने आया। जैसे बिजोलिया आंदोलन की बात करें, बिजोलिया जो वर्तमान भीलवाड़ा जिले में स्थित है, मेवाड़ राज्य में प्रथम श्रेणी का ठिकाना था और इस जागीर की भौगोलिक बनावट इस प्रकार थी कि यहाँ के किसान आंदोलन के समय बड़ी सुगमता से पड़ोसी सीमावर्ती राज्यों में पलायन कर सकते थे। यहाँ के अधिकांश लोगों का जीवन निर्वाह कृषि पर आधारित था। कृषकों में अधिकांश धाकड़ जाति के लोग थे। वे अपने परिश्रम और दक्षता के लिए प्रसिद्ध थे। जाति के रूप में वे संगठित थे और पंचायत व्यवस्था में उनकी दृढ़ निष्ठा थी। 1894 ईस्वी में राव गोविंद दास की मृत्यु के बाद बिजोलिया ठिकाने के जागीरदार व किसानों के संबंध में विभिन्न कारणों से कटुता आ गई, जिसका परिणाम हुआ बिजोलिया किसान आंदोलन। और यहाँ पर बिजोलिया किसान आंदोलन का अध्ययन 3 भागों में किया जाता है। प्रथम चरण 1897 से 1915 ईस्वी तक। इस काल में आंदोलन का नेतृत्व स्थानीय लोगों के द्वारा किया गया और यहाँ पर जो आंदोलन किया गया था प्रथम चरण में, उसमें स्थानीय लोगों ने भाग लिया। और द्वितीय चरण जो प्रारंभ होता है 1915 से प्रारंभ होता है, जो कि 1923 तक चला। और आंदोलन का यह काल अत्यंत महत्वपूर्ण था। इस काल में आंदोलन का संचालन राष्ट्रीय स्तर के योग्य एवं अनुभवी व्यक्तियों के द्वारा संपन्न हुआ। अब यह आंदोलन राष्ट्रीय मुख्यधारा से जुड़ गया था। और तीसरा चरण आंदोलन का पराभव काल, जो कि 1941 में यहाँ पर समाप्त हुआ। 1997 में बिजोलिया ठिकाने के हजारों किसान एक मृत्यु भोज के अवसर पर गिरधरपुरा गांव में एकत्रित हुए और यहाँ के ठिकानों के अत्याचार और शोषण से संतप्त किसानों ने एक दूसरे से विचार विमर्श किया और निर्णय लिया कि उनके प्रतिनिधि उदयपुर जाकर महाराणा फतेह सिंह से भेंट कर न्याय के लिए पुकार करें, किंतु इस प्रकार का कोई यहाँ पर परिणाम नहीं निकला। रियासती सरकार के द्वारा अपनाई गई निष्क्रियता व उदासीनता से बिजोलिया के शासक को किसान विरोधी नीति अपनाने के लिए प्रोत्साहन मिला। बिजोलिया जागीर का किसान पहले से ही विभिन्न प्रकार की लोगों की बोझ से दबा हुआ था और अब 1903 में राव कृष्ण सिंह ने बिजोलिया अंचल में एक नया कर चमड़ी कर यहाँ पर लगा दिया। हर व्यक्ति को अपनी लड़की के विवाह के अवसर पर 13 रुपये, कुछ साक्ष्यों में यहाँ पर 5 रुपये लेना भी लिखा है, ठिकाने में जमा करवाना पड़ता था। फिर वर के लिए राव साहब के समक्ष उपस्थित होकर नतमस्तक हो आशीर्वाद प्राप्त करना आवश्यक था। और इस अपमानजनक कर के लागू करने पर किसानों में रोष व्याप्त होना स्वाभाविक था। किसानों ने इसका मूक विरोध किया। उन्होंने 2 वर्षों तक अपनी कन्याओं का विवाह भी नहीं किया। इसके बाद राव ने कुछ नाम मात्र रियासतें दी, किंतु संतुष्टि होने के बजाय किसानों को अपनी शक्ति का यहाँ पर एहसास हुआ। और 1906 में यहाँ पर राव कृष्ण सिंह का निसंतान देहांत हो गया। उसके स्थान पर उसका निकट का संबंधी पृथ्वी सिंह बिजोलिया का यहाँ पर स्वामी बनता है। उसने मेवाड़ राज्य द्वारा नए जागीरदार से तलवार बंधाई के रूप में ली गई रकम का भार जनता पर डाल दिया। किसानों ने जब इसका विरोध किया तो स्थानीय शासक ने किसान आंदोलन से जुड़े व्यक्तियों के विरुद्ध सख्ती का रुख अपनाया और दमनकारी नीति का यहाँ पर अनुसरण किया। किसान नेता साधु सीताराम को ठिकाने के पुस्तकालय से सेवा मुक्त कर दिया और अन्य किसान नेताओं को यहाँ पर जेल में डाल दिया। 1914 में राव पृथ्वी सिंह का यहाँ पर देहांत हो जाता है और उनका पुत्र यहाँ पर आता है केसरी सिंह, जो कि अल्पवयस्क था। इसलिए जागीरी प्रशासन कोर्ट ऑफ वॉर्ड्स यानी महाराणा के नियंत्रण में चला गया, किंतु किसानों को फिर भी कोई खास फायदा नहीं हुआ। उनके हालात जस के तस थे और इन हालात में इस प्रकार के इस आंदोलन का प्रथम चरण यहाँ पर पूरा होता है। और इस आंदोलन का दूसरा चरण प्रारंभ होता है जब 1916 में विजय सिंह पथिक, वास्तविक नाम भूप सिंह, इस आंदोलन से जुड़ते हैं। विजय सिंह पथिक में कार्य करने की अपूर्व क्षमता थी और सर्वप्रथम उन्होंने किसानों को सुनियोजित रूप से संगठित किया और आंदोलन को व्यवस्थित स्वरूप यहाँ पर प्रदान किया। उन्होंने बिजोलिया में विद्या प्रचारिणी सभा का गठन किया
और जिसके तत्वाधान में एक पुस्तकालय, एक पाठशाला और एक अखाड़ा यहाँ पर चालू किया। ये राजनीतिक गतिविधियों के केंद्र बन गए। माणिक्यलाल वर्मा, जो इस समय बिजोलिया ठिकाने में एक कर्मचारी के पद पर कार्यरत थे, पथिक के संपर्क में आए और उन्होंने पथिक से प्रभावित होकर के ठिकाने की नौकरी से अवकाश ले लिया और उन्होंने पथिक से आजीवन देश सेवा की यहाँ पर प्रेरणा ली और फिर यहाँ पर पथिक के साथ किसानों को संगठित करने के कार्य में ये जुट गए। इस कार्य में साधु सीताराम दास का भी पथिक का बड़ा सहयोग था। विजय सिंह पथिक ऊपरमल के क्षेत्रों में अत्यधिक लोकप्रिय हो गए। वहां के निवासी उन्हें महात्मा जी कहकर संबोधित करते थे। उनके आदेशों का पालन करने के लिए सदैव तैयार रहते थे। पथिक किसानों की दुर्दशा से परिचित हो चुके थे और इस भयावह स्थिति के कारण हेतु या निवारण हेतु पथिक ने किसान आंदोलन से यहाँ पर सक्रिय रहे हैं। फिर हम यहाँ पर बात करें कि भयावह स्थिति के निवारण हेतु पथिक ने किसान आंदोलन को सक्रिय बनाने का यहाँ पर निर्णय लिया और 1917 में हरियाली अमावस्या के दिन ऊपरमाल पंचबोर्ड के तत्वाधान में क्रांति का यहाँ पर बिगुल बजाया। पथिक ने किसानों को युद्ध का चंदा नहीं देने के लिए आह्वान किया और किसानों से घोषणा की कि वे बेगार नहीं करेंगे। गोविंद निवास गांव के नारायण जी पटेल ने ठिकाने में बेगार करने से इनकार कर दिया। इस पर ठिकाने के कर्मचारियों ने उन्हें पकड़ लिया और कैद में डाल दिया। इसकी सूचना मिलने पर किसान पंचायत के आदेशानुसार किसानों के जत्थे बिजोलिया पहुंचने लगे यहाँ पर और ठिकाने के प्रशासक भयभीत हो गए। उन्होंने नारायण जी पटेल को जेल से मुक्त कर दिया और किसानों की यह प्रथम विजय थी। पथिक ने बिजोलिया किसान आंदोलन के राष्ट्रीय स्तर पर लाने और सहयोग दिलवाने के उद्देश्य से प्रताप समाचार पत्र के संपादक थे गणेश शंकर विद्यार्थी से यहाँ पर संपर्क किया, जो कि इनके मित्र थे। उन्होंने अपने पत्र प्रताप में बिजोलिया आंदोलन संबंधी समाचार देने के लिए एक स्थायी स्तंभ भी खोल दिया और इस प्रचार के फलस्वरूप देशवासियों का बिजोलिया किसान आंदोलन की ओर ध्यान यहाँ पर आकर्षित हुआ। महात्मा गांधी ने बिजोलिया किसान आंदोलन संबंधी जानकारी प्राप्त करने के उद्देश्य से पथिक को यहाँ पर मुंबई आमंत्रित किया। पथिक ने बिजोलिया के किसानों पर किए जा रहे अत्याचारों का विवरण गांधी जी के समक्ष प्रस्तुत किया, जिससे गांधी जी प्रभावित हुए। गांधी जी ने अपने निजी सचिव महादेव भाई को ऊपरमाल के किसानों की स्थिति को जांच करने के लिए बिजोलिया भेजा और गांधी जी ने इस आशय का एक पत्र महाराणा को भी लिखा और गांधी जी ने बिजोलिया किसान आंदोलन के प्रति नैतिक समर्थन दिया। प्रारंभ में ब्रिटिश सरकार बिजोलिया के आंदोलनकारी किसानों को रियायतें देने के पक्ष में नहीं थी और धीरे धीरे स्थितियों में परिवर्तन आने लगा और अगस्त 1920 में भारत में महात्मा गांधी के नेतृत्व में असहयोग आंदोलन प्रारंभ हुआ और जो 1921 में भयंकर रूप ले चुका था। ऐसी स्थिति में ब्रिटिश सरकार ने निश्चय किया कि बिजोलिया किसान आंदोलन को तुरंत शांत किया जाए और इस उद्देश्य से ब्रिटिश सरकार ने एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया, जिसमें एजीजे रॉबर्ट हॉलैंड, उसके सचिव आगलवी और मेवाड़ के ब्रिटिश रेजिडेंट विल्किसन और मेवाड़ राज्य के दीवान प्रभाष चंद्र चटर्जी और राज्य के शायर हकीम बिहारी लाल को रखा गया। लंबे विचार विमर्श के पश्चात 11 फरवरी 1922 को ठिकाने और किसान पंचायत के बीच में यहाँ पर समझौता संपन्न होता है। एजीजे हॉलैंड ने किसानों के पक्ष के औचित्य को स्वीकारा और समझौते के अनुसार किसानों को अनेक रियायतें यहाँ पर दी गई। लगभग 35 लागतें समाप्त कर दी गई और इस प्रकार 1922 ईस्वी में ये आंदोलन यहाँ पर समाप्त होता है। उसके बाद में असहयोग आंदोलन के समाप्त होते ही एजीजे किसानों के साथ हुए समझौते के प्रति यहाँ पर उदासीन हो जाता है और बिजोलिया के जागीरदार ने समझौते का उल्लंघन करते हुए किसानों पर पुनः नई लागें लगा दी और लगान की मांग भी यहाँ पर बढ़ा दी। 1923 से 1926 का समय किसानों ने बड़ी तकलीफ से गुजारा। मार्च 1927 में किसान पंचायत हुई, जिसमें रामनारायण चौधरी और माणिक्यलाल वर्मा भी उपस्थित हुए। पथिक ने किसानों को वारानी भूमि छोड़ने और हिंसात्मक साधनों से आंदोलन को जारी रखने का सुझाव दिया, किंतु यह प्रयोग असफल रहा। 20 जुलाई 1931 ईस्वी को सेठ जमनालाल बजाज ने उदयपुर में महाराणा तथा सर सुखदेव प्रसाद से व्यापक विचार विमर्श किया, जिसके फलस्वरूप समझौता हो गया। हालांकि उदयपुर ने इसका पालन नहीं किया, किंतु जब मेवाड़ प्रजामंडल आंदोलन का व्यापक प्रसार हो रहा था तो इस भय से कि किसान प्रजामंडल से न जुड़ जाए, कुछ
पहल अवश्य की थी और यहाँ पर कुछ पहल यहाँ पर उन्होंने आवश्यक रखी। और 1941 ईस्वी में मेवाड़ के दीवान टी विजय राघवाचार्य ने राजस्व मंत्री डॉक्टर मोहन सिंह मेहता को बिजोलिया भेजा, जिन्होंने किसान नेताओं व अन्य नेताओं से बातचीत कर किसानों की समस्या का समाधान करवाया। किसानों को उनकी जमीन वापस दे दी गई और इस प्रकार यह आंदोलन यहाँ पर समाप्त हो जाता है। फिर बेंगू किसान आंदोलन की बात करें, जो कि मेवाड़ में होता है 1921 ईस्वी में। और बेंगू किसान आंदोलन बिजोलिया आंदोलन से प्रेरणा पाकर के बेंगू, जो कि मेवाड़ के किसानों ने भी अनावश्यक व अत्यधिक कर रहे हैं लाग बाग बैग बेठार सामंती जुल्मों के विरुद्ध रामनारायण चौधरी के नेतृत्व में 1921 में आंदोलन शुरू किया। बेंगू के किसान 1921 ईस्वी में मैनाल के भैरूकुंड नामक स्थान पर एकत्रित हुए। सामंती दमन चक्र चलता रहा। 1923 ईस्वी में किसानों के प्रमुख रूपाजी और कृपाजी धाकड़ सेना की गोलाबारी से शहीद हुए, लेकिन किसान अपनी मांगों के लिए जूझते रहे। यद्यपि बेंगू के ठिकानेदारों ने कृषकों से समझौता करने का प्रयास भी किया, लेकिन उसे यहाँ पर क्या कर दिया, लेकिन उसे अमान्य कर बेंगू आंदोलन को बुरी तरीके से कुचला गया। किंतु मेवाड़ सरकार आंदोलन को दबा नहीं सकी। बेंगू के ठाकुर अनूप सिंह और राजस्थान सेवा संघ के मध्य जो समझौता हुआ, जिसे वैश्विक समझौते की यहाँ पर संज्ञा दी जाती है। फिर भरतपुर किसान आंदोलन की बात करें। भरतपुर राज्य के किसानों की दशा अच्छी थी। यहाँ 95% भूमि सीधे राज्य के नियंत्रण में थी और यहाँ 5 जातियां ब्राह्मण, जाट, गुर्जर, अहीर, मेव और कमोबेश समान हैसियत रखती थी। भरतपुर राज्य में 1931 में नया भूमि बंदोबस्त लागू किया गया, जिसमें भू राजस्व में वृद्धि की गई। भू राजस्व अधिकारी लंबरदारों से इस बड़े भू राजस्व के विरोध में आंदोलन शुरू किया। जब राज्य ने इस ओर कोई ध्यान नहीं दिया तो 23 नवंबर 1931 को यहाँ पर भोजी लंबेदार के नेतृत्व में 500 किसान भरतपुर में एकत्रित हुए। भोजी लंबेदार ने राज्य के विरुद्ध भड़काऊ भाषण दिए और नवंबर 1931 में भोजी लंबेदार को यहाँ पर गिरफ्तार कर लिया गया, जिससे यह आंदोलन समाप्त हो गया। फिर मेव किसान आंदोलन होता है। अलवर भरतपुर के क्षेत्र में मोहम्मद हादी ने 1932 में अंजुमन खादिम उल इस्लाम नामक संस्था स्थापित करके मेव किसान आंदोलन का एक संगठित रूप दिया। अलवर के मेव किसान आंदोलन का जो नेतृत्व किया है, अलवर के मेव किसान आंदोलन का नेतृत्व गुड़गांव के चौधरी यासीन खान के द्वारा किया गया और इस नेतृत्व में किसानों ने खरीफ फसल का लगान देना बंद कर दिया। राज्य सरकार ने मेवों को संतुष्ट करने के लिए राज्य काउंसिल में एक मुस्लिम सदस्य खान बहादुर काजी अजीजुद्दीन बिलग्रामी को सम्मिलित कर लिया। इसके बावजूद आंदोलन न केवल तेज हुआ बल्कि उग्र हो गया। 1937 में यहाँ पर जो बिलग्रामी के मातवे हव मेव संकट की जांच हेतु एक विशेष समिति का गठन किया गया और इस समिति की रिपोर्ट के आधार पर मेवों को भू राजस्व एवं अन्य करों में छूट के साथ साथ सामाजिक और धार्मिक समस्याओं का समाधान भी किया गया। अलवर किसान आंदोलन या नीमूचढ़ा हत्याकांड की बात करते हैं, जो कि यहाँ पर 1921 से 1925 के बीच में होता है। अलवर रियासत में जंगली सुअरों को अनाज खिलाकर रौंदों में पाला जाता था। ये सुअर किसानों की खड़ी फसल बर्बाद कर देते थे। उनको मारने पर रियासती सरकार ने पाबंदी लगा रखी थी। सुअरों की समस्या के निवारण हेतु सरकार ने 1921 में आंदोलन शुरू किया। अंततः सरकार ने समझौता कर किसानों को सुअर मारने की इजाजत दे दी। 1923-24 में अलवर महाराजा जयसिंह ने लगानों की दरों को बढ़ा दिया। विरोध स्वरूप 24 मई 1925 को लगभग 800 किसान अलवर के नीमूचढ़ा गांव में एकत्रित हुए। उस सभा पर सैनिक बलों ने मशीन गनों से अंधाधुंध फायरिंग की, जिससे सैकड़ों लोग मारे गए। महात्मा गांधी ने इस कांड को जलियांवाला बाग हत्याकांड से भी विभत्स बताया है और उसे डायरवाद गहरा और व्यापक की संज्ञा दी है। अंततः सरकार को लगान के बारे में किसानों के समक्ष झुकना पड़ा और आंदोलन यहाँ पर समाप्त होता है। फिर बूंदी राज्य में किसान आंदोलन की बात करें। बिजोलिया और बेंगू के किसानों के समान ही बूंदी राज्य के किसानों में भी अनेक प्रकार की लागें, जैसे कि 25 बेगार और ऊंची दरों पर लागत की रकम देनी पड़ी। बिजोलिया और बेंगू के किसान आंदोलनों से भी अत्यधिक प्रभावित हुए। परिणामतः यहाँ पर अप्रैल 1922 ईस्वी में बिजोलिया की सीमा से जुड़े बूंदी राज्य के बरड़ क्षेत्र के किसानों ने बूंदी प्रशासन के विरुद्ध यहाँ पर आंदोलन शुरू कर दिया और इस आंदोलन का नेतृत्व राजस्थान सेवा संघ के कर्मठ कार्यकर्ता नैनूराम के हाथों में था। बूंदी राज्य ने इन किसानों पर अत्याचार प्रारंभ किया। राजस्थान सेवा संघ के माध्यम से बूंदी राज्य में चल रहे दमन चक्र की सर्वत्र निंदा की गई। 2 अप्रैल 1923 को डाबी गांव में किसानों की एक सभा हुई। सभा में एकत्रित किसानों की भीड़ पर पुलिस ने निष्ठुरता से लाठी प्रहार किया और गोलियां चलाई।
इसके परिणाम स्वरूप नानक भील और देवीलाल गुर्जर यहाँ पर शहीद हो गए। बूंदी राज्य की इस घटना को सर्वत्र निंदा की गई। बूंदी सरकार ने किसानों को कुछ शिकायतों का निवारण किया, लाग बाग और बेगार में कुछ रियायतें दी। किसान आंदोलनकारी राज्य की ओर से दी गई रियायतों से पूर्णतः संतुष्ट तो नहीं थे, परंतु वे अपने आंदोलन को आगे चलाने की स्थिति में भी नहीं थे, क्योंकि अब उन्हें राजस्थान सेवा संघ से मार्गदर्शन मिलना बंद हो गया। 1923 ईस्वी के अंत तक आंदोलन यहाँ पर समाप्त हो जाता है। 1936 में एक बार फिर बरड़ क्षेत्र में आंदोलन का दौर यहाँ पर शुरू होता है। 5 अक्टूबर 1936 में हिंडोली में स्थित हुंडेश्वर महादेव के मंदिर में 90 गांवों के गुर्जर मीणा किसानों के 500 प्रतिनिधियों का एक विराट सम्मेलन हुआ। यहाँ उन्होंने एक मांग पत्र तैयार किया और इस मांग पत्र में यहाँ पर लिखा गया था कि सरकार को यहाँ पर ये मांग पत्र दिया गया। सरकार ने उनकी मांगों पर ध्यान नहीं दिया। किसानों ने राज्य के विरुद्ध आंदोलन छेड़ दिया और लंबे समय तक चला। अंततः सरकार ने चराई करों में कुछ छूट दी और युद्ध ऋण की वसूली में शक्ति का प्रयोग बंद कर दिया। आंदोलन के समय जिन लोगों को गिरफ्तार किया गया उन्हें छोड़ दिया गया और इस प्रकार यह आंदोलन समाप्त होता है। फिर जयपुर राज्य में किसान आंदोलन की बात करें। राजस्थान के अन्य राज्यों के किसानों की भांति जयपुर राज्य के किसानों की स्थिति भी बड़ी दयनीय थी। वे अपने शासकों के आतंक, अत्याचार और शोषण से उत्पीड़ित थे। जयपुर रियासत में किसान आंदोलन का मूल केंद्र राज्य के पश्चिमी भाग में स्थित शेखावटी, तेरावटी, सांबर, सीकर और खेतड़ी के ठिकाने थे। किसान आंदोलन का श्री गणेश सीकर ठिकाने में हुआ। 1922 में सीकर के नए राव राजा कल्याण सिंह ने भूमि कर में 20 से 25 यानी कि 25 से 50% की वृद्धि कर दी। उसने किसानों को आश्वासन दिया कि अगले वर्ष उनसे ली जा रही लागों में छूट दे दी जाएगी। राव राजा ने अपने वचन का पालन नहीं किया। इससे किसान क्रोधित हो गए और वे आंदोलन प्रारंभ करने लगे। रामनारायण चौधरी और हरि ब्रह्मचारी को सीकर आने से किसान आंदोलन को प्रोत्साहन मिला। सीकर आंदोलन की गूंज केंद्रीय असेंबली ब्रिटेन के हाउस ऑफ कॉमन्स में उठी और ब्रिटिश सरकार ने राव राजा को सलाह दी कि वह अपने ठिकानों में नियमित रूप से भूमि बंदोबस्त की व्यवस्था करे। राव राजा ने ठिकाने में भूमि बंदोबस्त करवाने के पूर्व भूमि का सर्वेक्षण कराया, जिसमें छोटी जरीब का उपयोग किया गया। सीकर के राव राजा ने इजाफा के नाम पर बीघा भूमि पर 2 आना भूमि कर में वृद्धि कर दी। जरीब की लंबाई के मामले को लेकर भूमि कर में की गई वृद्धि के कारण किसानों में पुनः असंतोष बढ़ने लगा। अक्टूबर 1925 में जाट सभा का वागड़ यानी शेखावटी में एक अधिवेशन आयोजित किया गया, जिसमें राज्य और जागीरदारों के द्वारा जाटों पर किए जा रहे सामाजिक और आर्थिक शोषण के विरुद्ध अभियान चलाने संबंधी कार्यक्रम की रूपरेखा तैयार करने का निर्णय लिया गया। जाट नेताओं ने शेखावटी के गांवों में पहुंचकर कृषकों से संबंध स्थापित कर उन्हें ठिकानेदार को भूमि लगान न देने के लिए समझाया। भरतपुर के जाट नेता देशराज ने सीकर और शेखावटी के जाट किसानों को अपने अधिकारों के लिए संघर्ष करने को प्रेरित किया। उसमें एक नई चेतना यहाँ पर उत्पन्न हुई। 1932 ईस्वी में बसंत पंचमी के पर्व के अवसर पर झुंझुनू में जाट महासभा के तत्वाधान में भव्य समारोह हुआ और इस समारोह में 60,000 जाट किसानों ने भाग लिया। इससे किसान आंदोलन को प्रोत्साहन मिला। जाटों को संगठित करने के उद्देश्य से देशराज ने सितंबर 1933 में पलथाना में एक सभा का आयोजन किया, जिसमें सीकर में एक महायज्ञ करने का निर्णय लिया गया। राव राजा ने महायज्ञ की अध्यक्ष की सवारी के लिए हाथी देने से इनकार कर दिया और यहाँ पर किसानों और शासकों के बीच में यहाँ पर तनाव उत्पन्न हो जाता है और महायज्ञ के समय जनवरी 1934 में किसानों के द्वारा किए गए भाषणों में ठिकानों की नीति की कटु आलोचना की गई। इससे खिन्न होकर के ठिकाने के राव राजा ने जाट सभा के सचिव चंद्रभान को गिरफ्तार कर उन्हें 6 सप्ताह की जेल और 51 रुपये जुर्माने का दंड दिया। जाटों ने इसका कड़ा विरोध किया और सिंगोट के ठाकुर मान सिंह के द्वारा सोतिया का बांस नामक गांव में किसान महिलाओं के साथ किए गए दुर्व्यवहार के विरोध में 25 अप्रैल 1934 में जाट महिलाओं ने एक सम्मेलन आयोजित किया, जिसमें 10,000 स्त्रियों ने भाग लिया और सम्मेलन की अध्यक्षता किशोरी देवी ने की थी। अप्रैल 1935 में सीकर ठिकाने का राजस्व अधिकारी पुलिस की सहायता से कूदन ग्राम में भूमि लगान वसूल करने लगा और इस समय जाट किसानों में हिंसा भड़क उठी। पुलिस ने गोली चला दी, जिससे यहाँ पर 4 जाट मारे गए और 14 किसान यहाँ पर घायल हुए। शहीद होने वाले किसान थे चेतराम, टीकूराम और लगभग 175 जाट किसान यहाँ पर गिरफ्तार किए गए। इस हत्याकांड की गूंज ब्रिटिश संसद में सुनाई दी। इससे मजबूर होकर जयपुर के महाराजा को इस ओर ध्यान देना पड़ा। आतंककारी साधन अपनाने के बावजूद जाट आंदोलन को कुचला नहीं जा सका। अंततः सीकर ठिकाने की नियमित भूमि सर्वेक्षण और बंदोबस्त का कार्य आरंभ करना पड़ा। किसानों को यहाँ पर कतिपय मांगों को स्वीकार करना पड़ा।
इस आंदोलन के लिए किसानों को संगठित होने के लिए प्रेरणा देने वाली महिला जो थी वो थी धापी दादी थी। वही इस आंदोलन का नेतृत्व करने वाले प्रमुख किसान नेता थे सरदार हरदयाल सिंह, नेतराम सिंह, पृथ्वीराज गोठड़ा, पन्ने सिंह वाडड़ानऊ, हरू सिंह पलथाना और गोरू सिंह कटराथल, ईश्वरी सिंह, भैरू सिंह, लेखराम और कसवाली आदि थे। इस बीच शेखावटी के अन्य किसान ठिकानों में यहाँ पर जाट आंदोलन फैल गया। मार्च 1933 ईस्वी में खेतड़ी, ढूंढलोद, नवलगढ़, मांडवा, बिसाऊ, सूरजगढ़, हमीरवास, इस्लाईपुर, जखारा और अलसीसर, पाटन आदि ठिकानों में जाटों ने भूमि कर देने से इनकार कर दिया और मना कर दिया। 16 मई 1934 में हमीरवास के ठाकुर कल्याण सिंह के आदमियों ने हनुमानपुरा गांव के जाट किसानों को घरों में आग लगा दी, जिससे 33 घर जलकर राख हो गए। इसी प्रकार ढूंढलोद के ठाकुर ने जयसिंहपुरा गांव के किसानों को आतंकित किया और उसके भाई हरनाथ सिंह ने सशस्त्र व्यक्तियों के साथ किसानों पर लाठियां और तलवारों से वार कर जाट किसानों को घायल कर दिया। जागीरदार ने इन हरकतों से शेखावटी के जो किसानों ने सशस्त्र संगठित होकर के उसका डटकर मुकाबला किया। शेखावटी जाट किसान पंचायत की तरफ से 9 अक्टूबर 1934 को जयपुर महाराजा को मांग पत्र प्रेषित किया गया और प्रार्थना की कि जागीरदार के आतंक से उन्हें मुक्त कराए। शेखावटी के नाजिम ने भी उनकी रिपोर्ट राज्य सरकार को प्रेषित की और नाजिम ने किसानों की शिकायतों की पुष्टि की और इसके समाधान के लिए सुझाव दिया। परिणामतः यहाँ पर 1936 ईस्वी में ठिकानों में भूमि सर्वेक्षण और भूमि बंदोबस्त की प्रक्रिया प्रारंभ हुई, जिससे शेखावटी और सीकर क्षेत्र में कुछ यहाँ पर शांति हुई। सीकर और शेखावटी के दीर्घकालीन किसान संघर्ष का अंत मार्च 1947 ईस्वी में जयपुर में हीरालाल शास्त्री के नेतृत्व में लोकप्रिय सरकार के गठन हो जाने के साथ हुआ। राजस्व मंत्री टीकाराम पालीवाल ने गैर खालसा क्षेत्र में भूमि बंदोबस्त करवाने की यहाँ पर व्यवस्था की। मारवाड़ किसान आंदोलन की बात करें हम, जयपुर राज्य के शेखावटी के जाट आंदोलन का मारवाड़ राज्य के डीडवाना और सामर परगाने और शेखावाटा में लगे क्षेत्रों के जाटों पर भी पड़ा। मई 1938 में मारवाड़ लोक परिषद की स्थापना हुई। मारवाड़ लोक परिषद ने किसानों की मांगों का जोरदार समर्थन किया और सरकार की कटु आलोचना की। जागीरदारों ने किसान आंदोलन के लिए लोक परिषद के नेताओं को उत्तरदायी ठहराया और उन्होंने परिषद के कार्यकर्ताओं के प्रति कड़ाई और पाशविक दृष्टिकोण अपनाया। 28 मार्च 1942 को लोक परिषद के कार्यकर्ताओं ने चंद्रावल गांव में उत्तरदायी शासन दिवस मनाने का निर्णय लिया। चंद्रावल के ठाकुर ने मारवाड़ लोक परिषद के कार्यकर्ता को ऐसा करने के लिए रोकने के लिए अपने आदमी भेजे, जिन्होंने परिषद के कार्यकर्ता पर लाठी और तेज धार वाले हथियारों से प्रहार किया, जिससे 25 व्यक्तियों की गहरी चोटें गई। सोजत के मीठालाल और विजय शंकर और कठालिया के मार्कंडेश्वर और हरिराम, चंद्रावल के रामसुख और चांदवल भयंकर रूप से यहाँ पर घायल हो गए। 13 मार्च 1947 को डावड़ा यानी डीडवाना परगना गांव की किसान सभा और लोक परिषद की ओर से किसान सम्मेलन बुलाया गया। लोक परिषद के नेता मथुरादास माथुर, द्वारिकादास पुरोहित, राधा किशन बोहरा, किशन लाल शाह, नरसिंह कछवा, बंशीधर पुरोहित, हरिचंद्र कुमार चौधरी, सियार चौपासनीवाल आदि भाग लेने वाले डावड़ा पहुंचे। वे स्थानीय नेता मोतीलाल चौधरी के निवास स्थान पर ही ठहरे और जागीरदारों ने पहले से ही इस किसान सम्मेलन को न होने देने के लिए तैयारी कर ली थी। जैसे लोक परिषद के कार्यकर्ता व नेता वहां पहुंचे, उन्होंने मोतीलाल के घर पर लाठियां व तेज धार वाले हथियारों से धावा बोल दिया और नेताओं की नृशंसतापूर्ण पिटाई की और मोतीलाल की माता के पैर काट दिए गए। उनके पिता और भाई को यहाँ पर मार दिया गया। उनकी पत्नी के मुख को यहाँ पर ब्रूप कर दिया गया। गांव में चारों तरफ आतंक का वातावरण बन गया और डावड़ा कांड की यहाँ पर सर्वत्र निंदा होती है। फिर बीकानेर किसान आंदोलन की बात करें, बीकानेर राज्य में कुल 2917 गांव थे, जिसमें 1393 गांव जागीरदारी क्षेत्र में स्थित थे। सीमा से जुड़े सीकर क्षेत्र और शेखावटी के जाट आंदोलन का बीकानेर राज्य के जाट आंदोलन पर व्यापक रूप से प्रभाव पड़ा है। बीकानेर के अनेक जाट प्रतिनिधियों ने झुंझुनू में आयोजित अखिल भारतीय जाट महासभा के अधिवेशन में सीकर में 20 से 29 जनवरी 1934 के विशाल जाट प्रजापति महायज्ञ में सक्रिय रूप से भाग लिया और इस घटना के फलस्वरूप बीकानेर राज्य के जाटों में जागीरदारी के विरुद्ध आवाज उठाने का साहस उत्पन्न हुआ। उसमें राजनीतिक चेतना आई। उस समय बीकानेर राज्य की जागीर क्षेत्र में 37 लागें विद्यमान थी। किसानों ने जागीरदारी वेगान लेता था।
बिगाड़ लेता था। यहाँ पर 1937 ईस्वी में उदरासर के किसानों ने लाग बाग के विरुद्ध आवाज उठाई। उनके नेता जीवन चौधरी के आग्रह पर बीकानेर प्रजामंडल के किसानों की शिकायतें राज्य सरकार के समक्ष रखी गई, किंतु इसका कोई परिणाम यहाँ पर नहीं निकला। बीकानेर राज्य में किसान आंदोलन की श्रृंखला में दूधवा खारा गांव के आंदोलन, यानी दूधवा खारा गांव कहाँ है? चूरू के पास है। इसके आंदोलन का एक विशेष स्थान है। पुलिस ने यहाँ खुलकर अत्याचार किया। किसान नेता हनुमान सिंह ने यहाँ पर किसान नेता था हनुमान सिंह ने यहाँ पर क्या किया? ठाकुर द्वारा किए गए अत्याचारों के विरुद्ध आवाज उठाई और यह पहले भादरा में महाराजा शार्दुल सिंह से मिला और बाद में अपने साथियों के साथ में यह महाराजा से मिलने माउंट आबू पहुंचा। महाराजा ने कोई संतोषजनक उत्तर नहीं दिया। तब वह आबू से लौट रहा था, तब रतनगढ़ में उसे पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। हनुमान सिंह पर देशद्रोह का मुकदमा चलाया गया। उसे 5 वर्ष का कारावास दिया गया। उसने जेल में भूख हड़ताल की। स्वास्थ्य खराब हो जाने पर 10 अगस्त 1945 ईस्वी को हनुमान सिंह को यहाँ पर जेल से मुक्त कर दिया गया। महाराजा ने उसे शांत करने के लिए 100 मुरबा जमीन गंगानगर क्षेत्र में देने का प्रलोभन दिया, परंतु उसने स्वीकार नहीं किया। जेल से मुक्त होकर वे लगातार संघर्ष करते रहे और 2 बार जेल की यात्राएं की। अंतोगत्वा बीकानेर राज्य में लोकप्रिय सरकार की स्थापना की और तब उन्हें जेल से मुक्त कर दिया गया। 4 जनवरी 1948 को यहाँ पर जेल से मुक्त कर दिया जाता है। यद्यपि दूधवा खारा किसान आंदोलन सफल नहीं रहा, तथापि इससे राजनीतिक चेतना का संचार हुआ, किसानों में आत्मविश्वास जागृत हुआ। वे अब अत्याचारों के विरुद्ध आवाज उठाने लगे। 30 जून से 1 जुलाई 1946 को प्रजा परिषद ने रायसिंह नगर में एक राजनीतिक सभा का आयोजन किया और इस सभा पर पुलिस ने लाठियों से यहाँ पर आक्रमण किया, जिससे अनेक कार्यकर्ता घायल हुए। उग्र भीड़ ने राजकीय विश्राम गृह का घेर लिया। भीड़ को हटाने के लिए पुलिस ने गोलियां चलाई, जिसके परिणाम स्वरूप बीरबल सिंह यहाँ पर मारा गया। अखिल भारतीय देशी रियासती परिषद की ओर से हीरालाल शास्त्री, गोकुलभाई भट्ट, बीकानेर के रघुवर दयाल गोयल ने रायसिंह नगर कांड की समीक्षा की। हनुमानगढ़ में नियुक्त मुंसिफ मजिस्ट्रेट हरदत्त सिंह चौधरी ने राष्ट्रीय चेतना से प्रेरित होकर के सरकारी नौकरी से यहाँ पर त्यागपत्र दे दिया। उसने प्रजा परिषद की सदस्यता स्वीकार कर ली। 3 सितंबर 1946 ईस्वी में गोगामेड़ी गांव में एक विशाल किसान सभा का यहाँ पर आयोजन हुआ, जहां जागीर प्रथा के उन्मूलन के लिए नारा बुलंद किया गया। अक्टूबर 1946 में अकाल और सूखे के समय भी कागड़ के जागीरदार ने किसानों से पूरा लगान वसूल करना चाहा, जिसका कृषकों ने यहाँ पर विरोध किया। कुछ किसान महाराजा को शिकायत करने के लिए बीकानेर पहुंचे। इससे जागीरदार आग बबूला हो गया। किसानों पर अमानवीय अत्याचार किए गए। कांगड़ कांड की सर्वत्र निंदा की गई। अंततः यह संघर्ष 1948 ईस्वी में बीकानेर राज्य में लोकप्रिय मंत्रिमंडल का गठन होने के बाद ही समाप्त हुआ। बीकानेर के किसान आंदोलन के प्रमुख हस्ताक्षरों में एक कुंभाराम आर्य भी थे, जिन्होंने परंपरागत लाग बेगार को न देने का यहाँ पर बिगुल बजाया। वे बीकानेर प्रजा परिषद से जुड़े रहे। उन्होंने किसान यूनियन क्यों पुस्तक भी लिखी है। सामंती व्यवस्था के विरोध और किसानों के हित में इसका संघर्ष स्वतंत्रता के उपरांत भी जारी रहा है।